वालेकुम सलाम। कल वाली जो थी ना प्रेजेंटेशन, अब मैं आपको बताऊं कि जो आपके डिफरेंट जीन है ना, मैंने एक पेपर पढ़ा था, उसके अंदर से ये मुझे कुछ चीजें मिली है। ठीक है। अच्छा, ये जो तीर का निशान होता है पाथवेज के अंदर, इसका मतलब ये होता है कि ये जीन जब एक्टिव होगा तो ये जीन भी एक्टिव होगा। समझ आई? या अब ये जीन बनेगा या एक्टिव होगा तो ये जीन बनेगा, जब ये जीन बनेगा तो ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर वो टी वाला निशान हो, मे बी यहां पर हो गई, पता है टी वाला निशान का, ये वाला, इसका मतलब है ये जीन इस जीन को सुप्रेस कर रहा है। अगर ये जो टी वाला निशान है, ये केमिकल इस केमिकल को सुप्रेस कर रहा है। ठीक है। जब ये जीन एक्सप्रेस होगा दूसरे वाला एक्सप्रेस नहीं होगा, या वो एक्सप्रेस नहीं होगा या वो डिग्रेड हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। समझ आइए? तीर के निशान का मतलब है अगर ये जीन एक्टिवेट होता है तो ये वाला एक्टिवेट होगा। यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? नो सर। अच्छा, अब इसके अंदर अब ये देखिए, ये जो सीसी एनबीएस एलआरआर, अच्छा ये है रेजिस्टेंट जीन। अब रेजिस्टेंट जीन क्या होते हैं? सर जो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट वो काम करते हैं। एग्जैक्टली, जो किसी भी डिजीज या पैथोजन के अगेंस्ट काम करते हैं उसे रेजिस्टेंट जीन कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना ये तीन, इसके अंदर ना डोमेन है, ये वाला जीन सीसी कहते हैं क्वाइल क्वाइल, एनबीएस का मतलब है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग, ठीक है, और एलआरआर का मतलब है ल्यूसीन रिच रिपीट्स। अब ल्यूसीन रिच रिपीट्स का मतलब है, ल्यूसीन रिच रिपीट्स का मतलब है, ये एक ल्यूसीन एक अमीनो एसिड है, रिपीट्स का मतलब है कि बार बार रिपीट हो रही है उसके अंदर, ल्यूसीन रिच रिपीट्स। न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट का मतलब है इसके अंदर ऐसी डोमेन जो न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करती है। सीसी क्वाइल क्वाइल, ये क्वाइल नहीं होती जिस तरह की ये आपको नजर आती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है। अब ये वाली जो रेजिस्टेंट जीन है, इसके अंदर टीआईआर, टोलिन, इंटरल्यूकिन, पता नहीं इस तरह का नाम है इसका, एनबीएस न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट, एलआरआर ल्यूसीन रिच रिपीट्स। ठीक है। अब ये वाला जो जीन है ना, ये एक्टिवेट किसको करता है? एनडीआर1। एनडीआर1 पे काम कर रहा है कोई? ईडीएस पे कर रहा है, सॉरी एनडीएन। अच्छा, अब एनडीआर क्या करता है? ये आरएआर1 को एक्टिवेट करता है। अब ये दोनों जीन मिलके फिर सैलिसाइक्लिक एसिड, एसए का मतलब क्या है? सैलिसाइक्लिक एसिड। ये सैलिसाइक्लिक एसिड बनाते। एक पाथवे ये है, एक दूसरा पाथवे जिसके अंदर एक और जीन एक्टिवेट होता है, वो ईडीएस1 को एक्टिवेट करता है। जब ईडीएस1 एक्टिवेट होता है वो आरएआर1 और पीएडी4 इन दोनों को एक्टिवेट कर देता है, और ये दोनों भी आके सैलिसाइक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इट मींस सैलिसाइक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस के अंदर इन तमाम जीन्स का रोल है। और ये जीन कब एक्टिवेट होते हैं? जब पैथोजन का अटैक होता है। जी सर। अच्छा, अब सैलिसाइक्लिक एसिड क्या करता है? दे एक्टिवेट द एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स एनपीआर1 और एनपीआर2। इसके ऊपर एक 6 सेमेस्टर का बच्चा क्यूकम्बर के ऊपर काम कर रहा है। ये क्या करते हैं कि ये टीजीए डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, और जिसकी वजह से पीआर प्रोटीन्स बनती है। पीआर प्रोटीन्स क्या होती है? ये पैथोजन से रिलेटेड प्रोटीन्स हैं जो कि पैथोजन को किल करने के लिए, लाइक काइटिनेसेस होती है, पीआर1, फिर पीआर2, पीआर3, फिर ये होती है काइटिनेसेस है, फिर
पेप्टाइडोग्लाइकोनेजेस, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया की बनी होती है जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, उसको डिग्रेडिंग। इसी तरह एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, ये सारा काम ये वाली प्रोटीन्स करती है। फिर आगे पैथोजन डिफेंस हो जाता है। ये एक पाथवे जो मुझे कहीं से मिला था। मेरी बात की समझ आ रही है? इनमें से काफी आपके जो Yes, sir. जीन जो एक RAR1 पे काम कर रहा है, EDS1 पे, ये आपको, अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैं वो वहां दोबारा जाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप कर क्या रहे हैं। यहां पर मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी, ये समझ आई है आपको? Yes, sir. अच्छा, इसके अंदर ना जो पहला वाला, ये इधर आप देखें, ये रेजिस्टेंट जीन, ये वाला जो पाथवे है ना, ये ETI वाला है। कौन से वाला है? ETI. ETI, और इसको इवन हम ये भी कह सकते हैं ये SAR के अंदर भी मिलता जुलता है थोड़ा सा। अच्छा, लेकिन कल हमने ETI वाला पाथवे जो पढ़ा था, ये PTI वाला है, ठीक है, और ये ETI वाला है। अब ये देखें NBLRR, इसके अंदर है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग और LRR, ठीक है। ये वो रेजिस्टेंट जीन्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं जब पैथोजन का अटैक होता है ETI के दौरान। यहां पर आप देखें कि न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग इसके अंदर नहीं है। अब न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग वाले रेजिस्टेंट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ETI। नहीं लगी समझ? Yes, sir. सर ये LRR क्या चीज़ है बताइएगा। LRR है ल्यूसीन रिच रिपीट्स। अच्छा, अब ल्यूसीन रिच रिपीट्स क्या है? ये वाली है, ये देखो, ये भी ल्यूसीन रिच रिपीट्स है। ये सेल वॉल के बाहर निकली हुई है, इवन सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होती है, सेल के अंदर भी होती है। ये ल्यूसीन रिच रिपीट क्या है? तो ल्यूसीन ही एक अमीनो एसिड है, उसकी काफी ज्यादा तादाद में ल्यूसीन 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 ये इकट्ठी मिलके एक एंटीना का, इन केस ऑफ ये रिसीवर है, ये सबसे पहले ये एवोलेंट पार्ट को डिटेक्ट करता है। RLK या RLP टाइप जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या करती हैं? ये एवोलेंट पार्ट जो पैथोजन का होता है उसको डिटेक्ट करती है, और NBLRR टाइप प्रोटीन जो है वो इफेक्टर, जो विरुलेंट पार्ट होता है जो पैथोजन के एंटर होने के बाद एक्टिवेट होती है। ये बात समझ आई आपको? Yes, sir. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंट जीन की टाइप कितनी होती है या रेजिस्टेंट जीन होते क्या है। ठीक है, ये सारे जिसके ऊपर भी आप काम करें ये सारे रेजिस्टेंट जीन ही है। लेकिन अच्छा क्या, अच्छा अब ये देखें, व्हाट आर रेजिस्टेंट जीन? ठीक है, जीन इन प्लांट जीनोम दैट कन्वे प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन। वही बात जो अभी आई एम नॉट श्योर कि किस लड़की ने कहा था कि वो जो R प्रोटीन एक बनाती है और प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस काज करती है अगेंस्ट पैथोजन। एक्सीलेंट आंसर, जी सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है कि ये रेजिस्टेंट जीन एक्चुअली करते क्या है? इनकोड प्यूटेटिव रिसेप्टर्स, जिसका ल्यूसीन रिच रिपीट्स थी, ये देखो, ल्यूसीन 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 ल्यूसीन, ठीक है। ये नॉर्मली जितने भी रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं ना, दे एक्चुअली इनकोड सम रिसेप्टर्स या एंटीना टाइप कोई चीज, ठीक है, रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट ऑफ इफेक्टर जीन। ये किसको करते हैं? आइदर इफेक्टर जीन कौन होते हैं? जो कि पैथोजन प्रोड्यूस करता है, या पैथोजन के वर्नरेबल पार्ट को इफेक्टर भी कहते हैं। मेरी बात की समझ आई? Yes, sir. अच्छा, एक होता है एवोलेंट पार्ट। अच्छा, ये दोनों के दौरान LRR तो दोनों के अंदर होता है, ये तो कंफर्म हो गया। मेजॉरिटी कंटेन कंजर्व डोमेन्स एसेंशियल फॉर परसेप्शन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथ एक्टिविटी। उनमें से कुछ होती है न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट, ये आपको समझ आ गई, ठीक है। फिर है ल्यूसीन रिच रिपीट्स, फिर ये सीरीन थ्रियोनीन प्रोटीन काइनेज। ये नॉर्मली ये काइनेसेस होती हैं जो प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूज होती है। मैंने कल भी बताया था कि काइनेसेस क्या होती है? जो फॉस्फोराइलेशन में
एग्जैक्टली, काइनेज एक ऐसा एंजाइम है या डोमेन है जो कि फास्फोरिलेशन करती है, जो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके किसी भी प्रोटीन को जाकर ये क्या कर देती है, Phosphorus attached. वो एक्टिवेट कर देती है। जब फास्फोरस किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए तो वो एक्टिव हो जाती है। अब नेक्स्ट, ठीक हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं, ये यहां समझ आई आपको? Yes, sir. एवरीवन इज क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंट जीन, मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंट जीन की डाइवर्सिटी क्या है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि व्हाट आर द आर, ये देखो, ये मुझे बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन मिली है। अब ये देखें, ये मुझे ज़ाहिर वो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस आपको इंटरनेट से मिल जाती है। अब ये देखिए, क्लासेस ऑफ रेजिस्टेंट जीन, ये जो है ल्यूसीन रिच रिपीट्स, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट, ये TIR, ठीक है। फिर ये क्वाइल, एक एज जो क्लास है उसके अंदर ये चीजें होती हैं। बी क्लास जो होती है उसके अंदर क्वाइल होता है, NBS बी। डिफरेंट रेजिस्टेंट जीन के अंदर डिफरेंट डोमेन हो सकती है। मेरी बात की समझ आई बच्चों? Sir, repeat करें जरा. डिफरेंट रेजिस्टेंट जो जीन है उनके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डोमेन्स हो सकती है। Okay, sir. Thank you. ठीक हो गया। अब ये वाली जो LRR, NBS, TIR, ये हो गई एक क्लास। दूसरी क्लास क्या है क्लासेस की? जिसके अंदर क्वाइल हो, NBS हो, LRR। अगर हमें कोई ऐसा जीन मिलता है जिसके अंदर ये तीनों डोमेन है, उसको क्लास बी कह देंगे। जिसके अंदर C क्लास है, ये विरकी है, ये TIR है, ये NBS है, जिसके अंदर ये चारों डोमेन हो, उसे हम C क्लास कह देंगे रेजिस्टेंट जीन की। ठीक है। इस तरह डी के अंदर क्या होता है? सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट और ल्यूसीन रिच रिपीट्स ओनली। अच्छा, अब ये प्रोटीन काइनेज है, जो हम बताया, जो फास्फोरिलेशन करते हैं, ये हमने पढ़ा था कि उसके अंदर के ये जो पीटीआई वाला बाहर वाले ल्यूसीन रिच रिपीट्स है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है। ये जो ग्रीन कलर की है जो छोटी सी, ये क्या है? ये है ट्रांसमेम्ब्रेन, सॉरी, ये रेड वाली ट्रांसमेम्ब्रेन है। अब इसका नहीं मुझे आइडिया कि ये क्या है, यहां से मुझे मे बी। अच्छा, अब ये ट्रांसमेम्ब्रेन है, ये रेड वाली, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन वाली डोमेन नॉर्मली पीटीआई से रिलेटेड जीन्स के अंदर होती है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। जितनी भी ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है वो ईटीआई वाले में नॉर्मली नहीं होती, वो पीटीआई वाले में होती है। वो जीन नॉर्मली पीटीआई वाले होते हैं, क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन का होता है वो मेम्ब्रेन का पार्ट होगा। और पीटीआई जो पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी है वो नॉर्मली बाहर से पैथोजन को डिटेक्ट करता है, यहां से डिटेक्ट करके सिग्नल ट्रांसमेम्ब्रेन के थ्रू नीचे काइनेज में भेजता है, और काइनेज क्या करता है? फास्फोरिलेशन करके ये सिग्नल न्यूक्लियस तक पहुंचाता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, और उससे डिफेंस मैकेनिज्म पीटीआई वाला एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, अब ये बीटा लैक्टन, ये बी लैक्टन जो है, ये देखिए बी लैक्टन क्या है? बी लैक्टन जो है बल्ब टाइप नैनो स्पेसिफिक बाइंडिंग लैक्टन, ठीक है। ये क्या है? डोमेन है। ये समझ आ गई बच्चों? जी सर। इस तरह ये डिफरेंट TMN, LRR है, TMX। अब हमने तकरीबन इस पूरे कुकम्बर जीनोम के अंदर हर जीन को हमने तलाश करना है कि कितने इसके अंदर LRR वाले जीन है, कितने इसके अंदर PTI वाले जीन है, और पहले तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। फिर हमने देखना है कि हमने फर्ज के वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस चेक करनी है, तो फिर हम पौधों के ऊपर वायरस को अटैक करवाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकली करेंगे जब आप लैब में आएंगे। तो फिर हम इन सारे जीन का एक्सप्रेशन चेक करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि फर्ज किया वायरस इन्फेक्शन के दौरान ये और ये वाला जीन एक्सप्रेस होता है, बाकी नहीं एक्सप्रेस हो रहा है। इसलिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन के दौरान फर्ज किया ये और ये एक्सप्रेस होता है, ठीक है, बाकी नहीं होते। तो ये हम ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि विच रेजिस्टेंट जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच पैथोजन या अगेंस्ट विच पैथोजन। ये मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। कहा जाता है कि अरेबिडोप्सिस के अंदर 450 रेजिस्टेंट जीन है जो डिफरेंट टाइप है। अच्छा, अब इतने ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्लांट के ऊपर पैथोजन एक तो अटैक नहीं करता,
कभी बैक्टीरिया, भी बैक्टीरिया के भी इतनी टाइप है, सूडोमोनास सिरिंजी है, ज़ेंथोमोनास सिट्राई है, ज़ेंथो अभी इस तरह फिर सिट्रस ग्रीनिंग बैक्टीरिया है, देयर आर मेनी बैक्टीरियाज, ठीक है। सिमिलरली फंगस, फंजाई ला लो, स्मार्ट, फिर आगे आप देख लो कि देयर आर मेनी अदर जी जो है ना हमारे पास क्या है कि ऐसे जीन्स हैं या ऐसे ऐसे मेरी बात की समझ आई, आपके पास है क्या पैथोजेंस हैं जो कि अब हर एक के लिए सारा डिफरेंट स्ट्रेटेजी प्लान अडॉप्ट करेगा, हर एक को एक ही आपको पता है, आप कभी कभार आप अपने पैथोजन के मुताबिक अपने घर की अगर पैथोजन बहुत ज्यादा खतरनाक है तो आप ज्यादा बड़ा असला रखोगे, एक छोटी सी गोली से वो नहीं मरेगा, लेकिन अगर बेचारा मेरा माथा या वो एक थप्पड़ ना भी मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने देखना है कि आपने आपका दुश्मन कैसा है और उसके मुताबिक प्लान अपने जीन को एक्सप्रेस करवाता है। यहां पर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। हेलो हेलो, अच्छा चले शुक्र है। अब आपको सर अभी तक तो कंफ्यूजन नहीं, लेकिन सर ये तो डिटेक्टिंग जीन है ना सारे। सर आपका ना मोबाइल माइक में सुन रहा, सही नहीं आवाज आ रही। सर ये जो आपने जीन्स बताया सर, ये लाइक जो क्या रिसेप्टर जीन्स टाइप है ना, ये रिसेप्टर जीन टाइप है, ये एग्जैक्टली ये सारे रिसेप्टर जीन, इसे रेजिस्टेंट जीन कहते हैं। और ये जीन एक्चुअली आगे जो जिन जीन्स के ऊपर आप काम करते हैं, ये जीन एक्चुअली उनको जाके एक्टिवेट करते हैं, इनका काम है उनको एक बार एक्टिवेट कर देना। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं फिर सारा डिफेंस पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंट जीन जो है वो कितनी तरह के हो गए। अब ये देखो ना, अब ये देखो CCNBS-LRR। अब आपको पता है कि ये जीन जो है वो LDR1 को एक्टिवेट करता है, ये TIR-NBS-LRR ये EDS1 को एक्टिवेट करता है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा, EDS1 वाला जीन एक्टिवेट नहीं होगा। इस तरह PAD4, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो मैंने कल भी बताया था, वो है सैलिसाइक्लिक एसिड। वो क्या है? सैलिसाइक्लिक एसिड। अब ये जब एक्टिवेट होता है तो ये NPR1 और NPR2 जीन को एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो देयर आर मेनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, वो PR प्रोटीन्स बनाती हैं और उसकी वजह से रेजिस्टेंस आ जाती है। अब ये अच्छा, लेकिन जो पैथोजन है ना वो इतना निकम्मा नहीं है कि वो ये जीन्स एक्टिवेट हो जाए और वो क्या करे कि वो मर जाए। अच्छा, अब पैथोजन क्या करता है? पैथोजन ने अपने अंदर कुछ ऐसे केमिकल रखे होते हैं या ऐसे सुप्रेसर ऑफ प्लांट डिफेंस रिलेटेड जीन्स होते हैं उनके पास कि वो फर्ज किया वो सैलिसाइक्लिक एसिड ही नहीं बनने देंगे या NPR1 जीन को इनएक्टिवेट कर देंगे। सैलिसाइक्लिक एसिड इसको एक्टिवेट करेगा। अब इनकी क्या खास होगी कि NPR1 जो है वो इनएक्टिव हो जाए। ठीक हो गया? मेरी बात की समझ आई बच्चों? उसकी मैं कहानी आपको बताता हूं। ये कल मैंने आपको एक P6 वाली एक कहानी सुनाई थी, ये वाली। अब ये देखें, ये एक अब डाटा, अब ये देखें, ये नॉर्मली एक मैं पीछे इसको लेके जाता हूं, ठीक है। ये मैंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी में काम किया था, ठीक है। अब ये देखें, इसके मुताबिक सैलिसाइक्लिक एसिड क्या करता है? NPR1 डाइमर फॉर्म में होता है, इसको एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट होता है तो ये BZIP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ मिलकर इसको एक्टिवेट करता है और ये जाकर PR जीन्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब ये यहां पर कहानी ये है, ये ऊपर P6 जो मैंने बताया हुआ ना, ये P6 ये कि वायरस की एक प्रोटीन, इसे कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कहते हैं। हमारे डाटे के मुताबिक जो हमने एनालिसिस किए उधर ग्लासगो यूनिवर्सिटी में, तो हमें पता चला कि ये जो P6 है ना, ये वायरस का जो जीन है, ये क्या करता है?
ये देखिए ये क्या करता है, इसको एक्टिवेट नहीं होने देता। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा, डिफेक्टिव साइकिल पे चलेगा। तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और पौधे को भी डिजीज आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने ये भी स्टडी करना है इंशाल्लाह आस्ता आस्ता कि पैथोजन और जो प्लांट की जो लड़ाई हो रही है ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। जिसने कहते हैं यार पाकिस्तान तरक्की करेगा, आस्ता आस्ता एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। कभी प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, नए रेजिस्टेंट जीन ऐड कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, और सिमिलरली सम टाइप पैथोजन अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। और ये एक जंग है बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन। हम रिसर्चर जो साइंटिस्ट हैं हम क्या करते हैं कि प्लांट के अंदर पहले से ही वो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देते हैं कि पैथोजन के अंदर म्यूटेशन आने से पहले ही हम प्लांट को मॉडिफाई कर दें ताकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम ना हो, उसके ऊपर बीमारियां ना आए। समझ आई? हेलो जी सर। सर हम क्या करते हैं बताइएगा फिर से। मैं क्या, ये जो पैथोजन हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने अंदर मॉडिफाई करते रहते हैं, वो अपने फैक्टर चेंज कर लेते हैं, वो अपने एवरलैंड फैक्टर को चेंज कर लेते हैं ताकि प्लांट उसको डिटेक्ट ना कर सके। ठीक है, इसी तरह ही प्लांट भी अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है अकॉर्डिंग टू द पैथोजन एवोल्यूशन। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में डिटेक्ट ना हो सके, फॉर प्लांट जो है वो पैथोजन के एवरलैंड पार्ट को डिटेक्ट ना कर सके, लाइक यहां पर मैं बात कर रहा हूं यहां की, यहां पर अगर हम देखें, ये जो मैं ऊपर वाली कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये वाली, अगर ये जो प्लांट है, ये जो एल्यूसी रिच है, ये बैक्टीरिया के इस एवरलैंड पार्ट को पैम को डिटेक्ट ही ना करे तो क्या होगा कि पैथोजन एंटर हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होगा और डायरेक्ट प्लांट। अच्छा, अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट पैथोजन जो है वो भी बड़ा सियाना है, उसने इस जो रेजिस्टेंट जीन है जो NBLRR, इसको भी डिग्रेड करने के मैकेनिज्म रखे होते हैं ताकि यही एक्टिवेट ही ना हो। जब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो क्या होगा, ETI एक्टिवेट नहीं होगी। जब ETI एक्टिवेट नहीं होगी तो क्या होगा, प्लांट के अंदर इम्यूनिटी नहीं आएगी, डिफेंस नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछे। जी बच्चों, समझ आई? यस सर। अब आप लोगों ने मुझे यह बताना है अपने जीन्स के बारे में कि आपका जो जीन है ना वो क्या काम करता है। सारा मुझे हर जीन का नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ जीन्स का पता चला था तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जीन सैलिसाइक्लिक एसिड बनने से पहले एक्टिवेट होता है या सैलिसाइक्लिक एसिड बनने के बाद एक्टिवेट होता है, या ये क्या, या इसके अलावा भी कोई पाथवे है ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या, अकेला सैलिसाइक्लिक एसिड बेस्ड पाथवे ही है या इसके अलावा भी कोई पाथवे है, इस तरह अल्टरनेट ऑक्सीडेज पाथवे है, फिर RNAi पाथवे, देयर आर सम अदर पाथवेज आर एज वेल। नहीं लगी समझ? हमने इस एक कुकम्बर के जो सारे जुनून के अंदर एक्सप्लोर करना है कि किन किन जीन्स को हम टारगेट करें या एक्सप्लोर करें तो हम कुकम्बर के अंदर इन तमाम मल्टीपल पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लेकर आ सकते हैं। जी सर। नहीं समझ आई? सर आप ठीक है, सर आ गई है। शुक्र है शुक्र है। अब ये देखिए, ये एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, ये वाला, ये जो है ना, ये एक राइस के अंदर इन्होंने एक रिसर्च की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जो है ना CERK1 CEVIP, ये वो है, ये कौन से जीन है, PTI वाले, ये फंगस की जो काइटन है ना वो पैम्प है इसका, पैम्प कौन सा है इसका, काइटन ऑफ फंगस, राइट है। ये उसका जीन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, ये प्रोटीन काइनेसेस है।
ठीक है, वही कहानी, ठीक है। और इसी तरह अरेबिडोप्सिस के अंदर CERK1, ये PTI के बारे में अच्छा ये है। फिर ये फैक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी है, ये PTI है, काइटिन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। समझ आई बच्चों? सो एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, अब है आगे ये वाला, उसके बाद ये वही NBS LR प्रोटीन है, डिफेंस रिलेटेड जीन्स है, प्लांट जीन रिएक्शन, अ पोर्शन ऑफ द, मैं ये सारी जो प्रेजेंटेशंस है ना, ये मैं आपको जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, ये आपको इट हैज कन्वर्टेड रिस्पांस एंड हार्ड पैथोजन विद मिनिमल dozens of our gene exist against pathogen. The vast majority of the gene clone so far belong to NBS LRR, ज्यादातर NBS LRR वाले जीन्स हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये देखो, ये डिफरेंट जीन्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि टोमेटो में से ये आइडेंटिफाई किया है, ये सुडोमोनास सिरिंजी के अगेंस्ट काम करता है। फिर ये PBS1 अरेबिडोप्सिस के अंदर है, जो कि सुडोमोनास सिरिंजी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये बैक्टीरिया है। फिर RPS2 अरेबिडोप्सिस के अंदर है। फिर N जीन है टोबैको के अंदर। These are all the different genes the people they identified in different plants, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं आर जीन्स के? दे फॉलो जीन्स और जीन हाइपोथेसिस है, ये को इवॉल्व होते हैं एवोल्यूशन के बाद, कोई प्रोसेस जो मैंने आपको ये, लेकिन इस अभी आपने ये चीजें नहीं पढ़नी अगली बार, ये अभी आपको आपने बस यहां तक पढ़ना फीचर्स, बाकी अभी आप लोगों ने आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, इट्स ओके। अच्छा, अब यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब आप लोगों को, माशाल्लाह। तो एवरीवन इज क्लियर अबाउट प्लांट इम्यूनिटी, Yes, sir. ठीक है। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने नेक्स्ट जो आपने रिसर्च करनी है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने सब ने बड़ा अच्छा काम किया माशाल्लाह। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट कहां से जाएंगे? अब मैं आपको ये देखता हूं कि आप कहां जाएंगे, ये आगे, ठीक है। अब इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और EIL किधर है, ये वाला, ठीक है। अब मैं पेपर को आपने ना साथ साथ अपना पेपर भी एडिट करना है, और डेली आपने मुझे एडिट करके भेजना है, क्योंकि बाद में नहीं होता, बाद में है काम आपको भूल जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि आप साथ साथ करें। जिस तरह ये वाला आपने कर लिया चेंज पहली बारी, ये डाटाबेस सर्च वाला, ये काम आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है। मैंने कहा था कि आपने अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अपने जीन की वर रिट्राइव फ्रॉम, ठीक है, PFAM से, यही काम किया आपने। उसकी कितने न्यूक्लियोटाइड थे अमीनो एसिड से, उसको सीक्वेंस को फिर आपने यूज किया फाइटोसोम के अंदर, ठीक है। और आपने देखना है कि किस किस ऑर्गेनिज्म के, आपने 3 4 5 ऑर्गेनिज्म सबका नाम लिख देना है इसमें। फिर आपने उसको NCBI CDD में गए, फिर सारा काम किया, और फिर आपने जो रियल नहीं थे वो आपने एक्सक्लूड कर दिए। यही काम किया ना आप लोगों ने शुरू में। Yes, sir. इसको साथ साथ मॉडिफाई करो, साथ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आपने ये काम करना है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूकम्बर एंड EDS1 LSD1, आपने यहां पर LSD1 प्रोटीन लिख देना, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे? जी सर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है कंजर्व डोमेन के ब्रैकेट में लिखी हुई है, वो कहां से, वो क्या है? ये आपने वेबसाइट के ऊपर गए थे ना आप लोग, ओके सर। ये उसके रेफरेंसेस है रिसर्च पेपर का। ये भी आपने ये जो मैंने आपको भेजी है एंडनोट की फाइल, उसके अंदर ये ऑलरेडी रेफरेंसेस हैं, यू डोंट नीड टू ऐड दैट वन। ठीक है, नहीं लगी समझ? सर आ गई है, मतलब आप कह रहे हैं कि रेफरेंसेस को ऐसे ही रहने दें, बाकी सबको एडिट कर लें? हाँ, नहीं, वो रेफरेंसेस जो इस तरह आपने ऑलरेडी यूज किए हैं और वो आपने यूज भी करने और इसके अंदर है। अब फर्ज किया, अब ये तो नहीं रेफरेंस आप रखेंगे इसके अंदर, ये वाले ऊपर वाले, यहां पर क्या कोई रेफरेंस है? अब आपने तो नहीं ना, अब ये तो थाइलिन के बारे में लिखा हुआ है, आप तो थाइलिन के ऊपर पढ़ ही नहीं रहे, फिर आपने ये डिलीट कर देनी है।
मेरी सर बात की साइट्स समझ। वही रहेंगी, बस जो एडिटर्स वगैरह है वो उनके चेंज होंगे। हाँ, जो आपके जो 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 मेथड्स आप यूज कर रहे हैं वो तो सारा रेफरेंसेस ऑलरेडी है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, प्रोटीन लेंथ, ये लिखना पड़ता रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल पीआई वैल्यू ऑफ योर जीन, जो भी जीन है आपका, ठीक है, ईडीएस है जो भी है आपका, प्रिडिक्टेड यूजिंग प्रोटोप्राइम। अब ये जो प्रोटोप्राइम है ना, ये कॉपी करना आपने। अब आपने क्या करना है, यहां जाना है, कॉपी करना है, फिर आपने ये जो टेबल है ना, ये वाला टेबल, ये आपने एडिट करना है, इसी को, इनका इस वाला डाटा इसमें से रिमूव कर देना, आपने ऐड कर देना, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, ये देखो, आपने क्या करना है, पहले आपने फर्ज किया ये है सी एस आपका है LSD1 फर्ज किया, ठीक है। यहां आपने उसका सेशन नंबर लिख देना जो उसके आप जब डाउनलोड किया था। मैं आपको दोबारा से कर देता हूं, एटलीस्ट मैं दोबारा फर्ज किया मैं कह रहा हूं फर्ज किया, इसका मतलब ये नहीं कि यही करना है, आपने ये कॉपी किया, ठीक है, फिर क्या आपका ये जीन के सीक्वेंस है। आप फाइटोसोम में गए, फाइटोसोम, ठीक है, यहां गए, आपने दोबारा से ब्लास्ट करना है। अब कोकोमस सैटिवस को ब्लास्ट किया, फिर यहां पूरी जीन पहले वाला जिस तरह पहले ब्लास्ट किया था एग्जैक्टली आपने वैसे ही ब्लास्ट करना है, इसको कॉपी कर देना। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक एक जीन जिसका आपने फर्ज किया, ये वाला आपका आप आपने ये फर्ज किया आपका जो भी 10 में से आपने 5 ठीक निकले हैं, फर्ज किया तो आपने सिर्फ उन 5 जीन का डाटा लेना है। फर्ज किया आपने यहां से उसका रेफरेंस देखते जाना है, फर्ज किया ये वाला आपका ये दोनों सेम है, अब इन दोनों से एक वाला लिया होगा आपने, पहले वाला, इसको क्लिक करें, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो इसका जीन आईडी आपने देख लिया था, वो ये है, ठीक है, इसको कॉपी कर दिया वो आपने, और फिर आपने इधर उसको पेस्ट कर दिया, ये डिलीट किया और यहां पर आपने इसका पेस्ट कर दिया। फिर इसका क्रोमोसोम नंबर, अब क्रोमोसोम नंबर क्या है इसका, क्रोमोसोम नंबर होगा इसका, ये आपने ना इसमें क्रोमोसोम नंबर नहीं, इसमें स्कैफोल्ड नंबर है, आपने ये वाला ये स्कैफोल्ड के साथ 03356 ये कॉपी करके आपने ना ये काम सिर्फ कुकम्बर वाले जीन का करना और किसी का नहीं करना। ओके सर। ये सर इसका मतलब क्या मतलब, सर जो हमने इसका मतलब जो फास्टा फाइल को कंबर वाले की सिर्फ बनाई थी, उसमें जो हमने सेम वाले रिमूव करने के बाद 5 या 7 या जितने भी बने थे 7, तो उनका पूरा करना है बस सिर्फ उसी का बनाना है, और रैपिडॉप्सिस बाकी का किसी की जरूरत नहीं है। सर अभी आपको बता के जो सही होगा वो देखना, सर वो कैसे देखना, मतलब कौन सही है वो कैसे, क्या मतलब, आपने कहा जो इनमें से सही है वो आपने ऐड करने टेबल के अंदर, तो जी कौन सा सही होती है, कौन सा वो किस तरह देखते हैं हम। अच्छा, आज जब आपने, मैं आपको बताता हूं, जब आप लोगों ने ओरिजिनल फाइल डाउनलोड की थी, मैंने कहा था आप उसको सेव करके रखना। जी सर। ये देखें आप, किधर होगा वो, CDD मोटिव है, ये हसन, ये आपका ये वाली क्विक डाउनलोड किया था आपने शुरू में, ठीक है। अब ये वाली फाइल आपने सेव रखी हुई है। जी सर। अब मैंने कहा था कि इसमें से आपका ये दोनों, ये भी होगा ये भी होगा ज़ाहिर इसमें। फिर आपने इसकी प्रोटीन को ब्लास्ट किया, फिर आपने देखा कि इसमें से कौन से जीन्स हैं जो मैंने रखे हैं, बाकी डिलीट कर दिए। फर्ज किया आपका ये पहले वाला है, आपने यहां से आपका इसका सेक्शन नंबर मिल जाएगा 280, ये इसका सेक्शन नंबर होगा। ये नहीं है तो आप इसको नहीं रखोगे, सिर्फ आपने वो 5 जीन जो आपके आइडेंटिफाई हुए हैं, सिर्फ आप उन्हीं का ही डाटा जनरेट करोगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या, जीन के अलग होंगे ना, किसी के 7 भी हो सकते हैं, किसी के 8 भी, किसी के 4 भी। हाँ, हर एक डिफरेंट होंगे। अब आपने इसकी लोकेशन में आपने यहां से लेकर ये यहां तक सारे को कॉपी कर लेना लोकेशन के लिए, और आपने ये इधर लिख देना, ठीक है। रिवर्स अगर है, ये रिवर्स यहां से डिलीट करके यहां पर R लिख देना, अगर फॉरवर्ड है तो F लिख देना,
ठीक है। अच्छा, और ओके आपने यहां पर लिखना है मैसेंजर आरएनए की लेंथ। मैसेंजर आरएनए की लेंथ क्या होगी? जो सीडीएस की लेंथ होगी। अब इधर ही आप जाएंगे, यहां पर सीक्वेंस में जाएंगे, जो सीडीएस को क्लिक करोगे, सीडीएस को, तो ये इसकी जो लेंथ आएगी ये ऊपर लिखी हुई है 1752 1752। ये आपने लिख देना है, किधर गया वो टेबल, यहां पर आपने लेना 1752। अब प्रोटीन की लेंथ आपने लिखनी है। अब आपने उसी की प्रोटीन की सीक्वेंस लिखनी है, बच के ये वाली है वो प्रोटीन की सीक्वेंस, फर्ज किया मैं कह रहा हूं, जो आपने पेप्टाइड। फिर आपने प्रोटोप्रेम टूल जो यहां पर लिखा हुआ है, ये इस आपने ये जो है ना पेपर किधर है आप लोगों का, जो मैंने अभी ये वाला, इसका ये वाला एक्सपेसी प्रोटोप्रेम टूल, ये कॉपी करके आप ये वेबसाइट पे जाएंगे, आप प्रोटोप्रेम, ये आप इंटरनेट पे लिखोगे टूल आ जाएगा, तो एक एक्सप्रेसिव वालों की ये वेबसाइट आ जाएगी। यहां जाके ने आपने सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है, उसको अकेला अकेला करके सिर्फ ये आपने कुकम्बर वालों की करनी है। अब यहां पर बताया हुआ कि इसके अंदर नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने, 608। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ये इसको आपने 1000 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये डाल्टन में है, वो किलो डाल्टन में हो जाएगी। 69780 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 69.7 हो जाएगा। और ये पीआई वैल्यू, अब पीआई वैल्यू क्या होती है ये भी आपने कॉपी कर लेनी है। पीआई वैल्यू कहते हैं कि वो पीएच की वो वैल्यू जिसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज आ जाए, उसे उसकी पीआई वैल्यू कहते हैं। ये हर प्रोटीन की डिफरेंट होती है, इट बेस्ड ऑन देयर अमीनो एसिड नंबर एंड ऑन देयर चार्ज। ठीक है, ये बात समझ आई? ये तीनों चीजें आपने इस टेबल में ऐड कर देनी है, ये चीजें बस। ये इतना छोटा सा टेबल है, यहां तक कंफ्यूजन? नो सर। ओके, आज आप लोगों ने एक टेबल बनाना है और उसके बाद अच्छा एक और काम जो करना है, आपने ये फिगर्स वाले में क्लिक करना है। ठीक है, फिगर्स वाले में क्लिक करके, बल्कि अभी आपकी पहली फिगर्स को आप ना छेड़े, अभी जो आपकी दूसरी वाली फिगर है जिसके अंदर आपने ट्री बना लिया है। ठीक है, अब आपने नीचे इसका चेंज कर देना, फार्मास्यूटिकल एवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन द ईडीएस जीन फैमिली मेंबर इन कैश्यू, जो भी आपका कुकुमस, जो 4 5 6। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये इसके नीचे भी ये वही चीज लिखी रहनी देनी है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने ये इस तरह का एक ना आपने बनाना है, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉग मेंबर इन ईच सब ग्रुप। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा? अब आपने जो ट्री बनाया है ना, ये देखिए फर्क किया आपने, ट्री के अंदर ग्रुपिंग की हुई है, किसी के अंदर किसी के अंदर की है, अभी तक किसी ने नहीं की। फर्ज किया मैं, अच्छा ये एक ग्रुप है इसका, ये वाला एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया 3, और फिर एक चौथा, ये इसमें 4 ग्रुप बन गए। ठीक है, अब एक ग्रुप के अंदर फर्क ये पहला, इसके अंदर ये पहला ग्रुप है। अब इसके अंदर रैपिडोप्सिस थलियाना के 2 मेंबर हैं। ठीक है, कुकुमस कुकुरबिटा मैक्सिमा के 1 मेंबर है, वाटरमेलन का 1 मेंबर है, V2 पता नहीं कौन सा, इसका भी 1 मेंबर है। अब आपने ये सारे एक ना एक्सेल पे आपने क्या करना है, फर्ज किया यहां पर हम लिख देते हैं एक्सेल के अंदर क्यूकम्बर, और फर्ज किया हम लिख दिया आगे अरेबिडोप्सिस, वाटरमेलन। ठीक है, और कोई भी एक और लिख लो जो भी आपका है, बल्कि ये 3 है। अब यहां पर ग्रुप कर दिया। ठीक है, ग्रुप करके 4 है, 1 2 3 4,
तो ग्रुप नंबर 1 में कुकम्बर का 1 है, वाटरमेलन अभिनोसिस के 2 है, वाटरमेलन का 1 है, ठीक है। ग्रुप 2 में इसके 5 है फर्ज किया, इसके 3 है, इसका 0 है फर्ज किया। तो इसी तरह यहां पर 2 1 1 0 नहीं और 1 5। सर जब हम ये फाइल बनाएंगे तो हम इसमें साइंटिफिक नेम्स लिखेंगे सबके? हाँ साइंटिफिक नेम। अच्छा अब इसको फिर आपने क्या करना है, डाटे को फिर आपने क्या करना है, कैसे करते हैं इसको, वो चार्ट जब बनाते हैं, एक मिनट, इंसर्ट कॉलम, ये देखें, ठीक हो गया, यस सर। समझ आ गई आपको। अच्छा ये ग्रुप नहीं आना Yes, इधर, अब इसको क्या, अच्छा यहां पर भी ये वाला कॉलम, अब यहां पर ग्रुप आएगा। सर इसको बस सिलेक्ट ना करें आप जब टेबल इंसर्ट कर रहे हैं ग्रुप पर बस जो इसी को, जी सर। जो भी है आप, यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, ठीक है। इस तरह का एक बना के फिर आपने इसको यही पेस्ट कर देना है, और फिर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द जीन्स इन ईच सब ग्रुप प्रेजेंट इन जो योर इन ऑल जीनोम्स, ये आपने साथ ही एडिट करके, ठीक हो गया, यहां तक होगी इंफॉर्मेशन। और उसके बाद ये वाला मैं कल बताऊंगा ये कैसे बनाना है, ये कल कल का हमारा ये टॉपिक होगा। और उसके ये आपने बना लिया है, ठीक है। अब इसकी भी इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर लिख देनी है। इसके अंदर आपने क्या किया है, अब ये देखें, आपने मोटिव आइडेंटिफाई मीन्स ऑफ नेमेसूट, ये उसका रेफरेंस, यूजिंग द डिड्यूस्ड अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ, जितने भी हैं वो सब का आपने लिख देना है, ठीक है। इंटरलिंकिंग इट विद फाइलोजेनेटिक ट्री, आपने इसको फाइलोजेनेटिक ट्री के साथ इंटरलिंक किया है। एंड डॉफ डोमेन नहीं है, इसको हम कह सकते हैं एंड डोमेन्स, एंड डोमेन्स यूजिंग सीडीडी डोमेन, सीडीडी टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एसोसिएशन, ठीक हो गया, समझ आई। यस सर। और उसके सर बाद डॉट Yes, की sir. जगह हम अपनी डोमेन लिखेंगे ना? हाँ वो अपनी डोमेन लिखेंगे। अच्छा अब ये आगे आ गया, ये मैं बाद में बताऊंगा, ये भी हमने नहीं किया, ये भी करना है, ये सारे इंशाल्लाह अगर आप ये काम जितनी अच्छे तरीके से साथ साथ करते जाओगे, वी कैन। अच्छा एक मिनट बच्चों, मैं ना बाहर कोई बुला रहा है, मैं आया, एक मिनट, ओके सर। एक मिनट में इसको पॉज कर दूं। रिकॉर्डिंग को पॉज कैसे करेंगे, स्टॉप ही कर सकते हैं, चलो मैं स्टॉप कर देता हूँ।